नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे। और जब से बिहार चुनाव हुआ है लगातार उनके ऊपर उंगलियां उठती रही है, और उंगलियां कौन लोग उठा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे और क्यों उठा रहे हैं। दरअसल मामला पूरा है यहाँ पर लीडरशिप का। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको खड़ा किया जाए, या वो एक मजबूती के साथ खड़ी हो, जो ऐसे मजलूम है जो मुसलमान है उनकी आवाज़ बन सके इंडिविजुअली। अगर ऐसा कोई पार्टी करती है तो ये उसको सांप्रदायिक कम्युनल बोल के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब से ओवैसी पे इल्ज़ाम लगा है, इससे पहले भी ऐसी तमाम पार्टियां थी। और ये किसके राज में हुआ? कांग्रेस के। चाहे केरला में इंडियन मुस्लिम लीग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी हो, चाहे असम में बदरुद्दीन अजमल की AUIDF हो। ये तमाम ऐसी पार्टियां थी जो अच्छा खासा जो मुस्लिम वोट बैंक था उसमें पेठ थी, इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन कांग्रेस ने लगातार उनको कम्युनल कह के और इस तरीके के तमाम षड्यंत्र रच के उनको बढ़ने नहीं दिया। लेकिन ओवैसी जब से आए हैं तब से पूरी कांग्रेस में जो सो कॉल्ड सेक्युलर है उसमें खलबली मची हुई है। अगर कहीं ओवैसी जिस तरीके से वो तेज तर्रार हैं, जितने हाजिर जवाब है जवाब देने में, अगर ओवैसी इतने हाजिर जवाब ना होते तो इस पार्टी को भी ये अब तक ये लोग ख़त्म कर चुके होते। इसीलिए कांग्रेस ने पिछले 50-60 सालों तक ओवैसी के साथ गठबंधन करके उसको हैदराबाद में रखा, जब तक वो ये समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब वो समझे, अब उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ के कांग्रेस से अब उन्होंने पूरे देश भर में इसको बढ़ाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं कि बिहार में वो वोट कटवा साबित हुए महागठबंधन को, और उन्होंने काफ़ी चोट पहुंचाई। तो मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन ने या ओवैसी की पार्टी ने कितनी चोट पहुंचाई। 1.24% समथिंग, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1.24% इसको वोट मिला है MIM को। जबकि जो दूसरी पार्टियां थी जैसे RLSP थी या LJP थी, और इनको 3-5 इतना परसेंट वोट मिला है। जबकि RLSP 3% वोट पाने के बावजूद भी 0 सीट, एक भी सीट नहीं निकल पाई। वहीं वो जो चिराग पासवान है वो 5% वोट लेने के बावजूद भी सिर्फ एक सीट निकाल पाए हैं। वहीं जो हम हैं या जितिन राम मांझी की हम है, या साहनी जी की जो VIP है, उनको भी तकरीबन 0.83% वोट मिला है समथिंग। वो 4-4 ये 2-2 3-3 सीट निकालने में कामयाब रहे हैं। तो मामला ये नहीं है कि जितना परसेंट वोट मिला है, अगर आप देखेंगे MIM का वोट परसेंटेज तो 1 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन वो उसमें 5 सीटें निकालने में कामयाब हुई है। तो ये बताता है कि मुसलमान किस तरीके से जो लीडरशिप थी, जहाँ भी चाहे कोई भी पार्टी हो वहाँ पर उनके नुमाइंदे थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी। क्योंकि जितनी भी सेक्युलर पार्टियाँ थी या कांग्रेस थी या जिस तरीके से दूसरी पार्टियाँ थी, उनमें मुस्लिम लीडर ज़रूर थे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं बन पाए थे। अभी हमने देखा था जब CAA का बिल पास हुआ था तो JDU ने किस तरीके से BJP को सपोर्ट करा था। उसमें उस टाइम JDU में काफ़ी कद्दावर मुस्लिम नेता थे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि टॉप लीडरशिप जो थी वो मुस्लिम नहीं थी या ऐसे समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। अब रही बात ओवैसी की, ओवैसी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल भी लड़ेंगे और यूपी भी लड़ेंगे, और जो सेक्युलर पार्टी है जिसको मिर्ची लग रही है वो लगे। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ये चलने वाला नहीं है जो वोट कटवा के या इस तरीके से बोल करके उनको सिर्फ सीमित कर दिया जाता था। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है, जो मुस्लिम वोटों की राजनीति करती थी पार्टियां, अब उनके लिए सोचने का मकाम आ गया। क्योंकि अगर आप फ्री में एक समुदाय का वोट लेंगे और उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपने हमेशा मुसलमानों को डराया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, और मुसलमान इतने डरे हुए थे कि वो आपको इस चक्कर में वोट करते रहे। लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी
तो उसकी जिम्मेदारी रोकने की सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, जबकि जो दूसरा समुदाय है, चाहे जैसे ब्राह्मण हो ब्राह्मण को वोट देता है, क्षत्रिय हो क्षत्रिय को वोट देता है, यादव हो यादव को वोट देता है, इस तरीके के तमाम जो जातीय समीकरण है वो हर जाति का बंदा अपनी जाति के नेता को चुनता है। लेकिन अगर मुसलमान एक मुसलमान को वोट देता है जो उसके लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको कम्युनल बोल के ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसी चीज़ को ओवैसी ने पकड़ लिया है, और ओवैसी एक बहुत ही चालाक लीडर हैं। वो सब समझते हैं कि इस टाइम जबकि मुसलमानों को हर तरीके से हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया गया है, ऐसे में उन्होंने मुसलमानों की नब्ज़ पकड़ ली है, और वो जो मुसलमान हैं वो उनका उनका साथ देने से अब बिल्कुल भी नहीं कतरा है। बिहार इसका एग्जाम्पल है। उन्होंने 20 सीटें लड़ी और 5 सीटों पर कामयाबी हासिल करी। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में ममता दीदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे मुकाबला सिर्फ दो पार्टी के बीच में है, बीजेपी और इसके टीएमसी के। ये दर्शाता है कि किस तरीके से ममता जो गेम प्लान करने जा रही है, उसको किस तरीके से वो बीजेपी वहाँ भी, जबकि बंगाल में बीजेपी की पिछले साल तक लोकसभा से पहले तक कुछ भी पकड़ नहीं थी। वहाँ पे लेफ्ट और जो टीएमसी था उसकी टक्कर रहती थी, लेकिन अब जो चूंकि लेफ्ट कन्वर्ट होके कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी में चला गया, उसको वोट करा था, जिसने लोकसभा में 17 सीटें निकालने में कामयाबी हुई। जहां पर बीजेपी की दो विधायक भी नहीं रहते थे, वहां 17 लोकसभा सीट निकालने में कामयाब रही। अब ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो मैं आपके साथ हूँ, मिलके गठबंधन करके हम रोकेंगे। लेकिन ममता ऐसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे दिख रहा है बंगाल में एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, जिस पर उनकी नज़र है। वो अपने हाथ से निकलते देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखा के फ्री में उनसे उनसे वोट लिया जाए, जबकि मुसलमानों की कुछ डिमांड ना हो, कुछ मांग ना हो, उनकी आर्थिक तौर पर कोई बदलाव ना आए, बस वो अंधे अंधे होके एक खौफ से टीएमसी को चुनते रहें। यही उनकी राजनीति है। जबकि ओवैसी ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने कह दिया है कि बाद में अगर रिजल्ट आते हैं तो जो एमआईएम है उसको ना कोसे कि वोट काट दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो ओवैसी ने खुला ऑफर दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो हम मिलके, क्योंकि ओवैसी भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं और आप भी, तो गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। उन्हें यही खतरा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ पे वो उनके हाथ से निकल जाएगा। इसी खतरे को लेकर ममता बनर्जी ने एक षड्यंत्र रचा है। वहाँ पर अब त्रिकोणीय की बजाय दो पार्टी का चुनाव करने जा रही है वो, यानी कि जो बीजेपी डायरेक्टली उन्होंने लेफ्ट को खारिज कर दिया है, लेफ्ट और कांग्रेस को, कि किसी भी तरीके से तीसरा मोर्चा ना बन पाए और ऐसा माहौल बने कि यहाँ पर भी फाइट सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में है, जिससे फ़ायदा ये होगा जो मुस्लिम है या जो सेक्युलर तबका है वो टीएमसी की तरफ आएगा। जबकि अगर मामला त्रिकोणीय होता है तो बीजेपी की जब वहाँ पे वोट बैंक है ही नहीं, जो 2 सीटों पर सीमित थी, तो उससे पहले जो वहाँ की 30 साल पुरानी पार्टी है लेफ्ट, उसको खारिज कर दिया। उसको त्रिकोणीय बना के अगर लड़ा जाए तो बीजेपी हार सकती है। अगर ममता ये करती है कि दो पार्टी का इलेक्शन इसको बनाती है, तो ममता को मजबूर बाद में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और ओवैसी ने भी साफ कह दिया है अगर गठबंधन में नहीं रखते तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए ममता को सोचना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम जो सेक्युलर पार्टी है, अब उनको अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, अपनी सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। अगर कोई मुस्लिम पार्टी को वोट करता है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो कम्युनल है। अगर वो कम्युनल है तो इस तरीके से जो यादव को वोट करता है, जो क्षत्रिय को वोट करता है, जो दलित को वोट करता है, जो जातीय तौर पर जो वोट करता है, फिर वो भी कम्युनल है या जातिवादी है। लेकिन अगर मुसलमान आज 70 साल में जब चारों तरफ हताश हो चुके हैं, हर पार्टी ने उनको धोखा दिया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, तब मुसलमान एक अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहा है और ओवैसी उसको समझ चुके हैं, वो उनकी नब्ज़ पकड़ चुके हैं और ओवैसी के तौर पे मुसलमानों को एक लीडर नज़र आ रहा है। और बंगाल और यूपी में क्या होगा इसके ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवैसी के इरादे साफ है। और जो खासकर जो नौजवान मुस्लिम है वो
साफ समझने लगा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, जितनी भी अन्य पार्टी है, तमाम ने उन्हें धोखा दिया है। अब ज़रूरत है कि वो अपनी क़यादत की तरफ लौटे, अपनी लीडरशिप की तरफ लौटे, उसको मजबूत करे, ताकि हर जगह पर हम अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकें। दोस्तों, यही कांग्रेस है जब जो अभी कुछ दिनों पहले तक आसाम में जो मौलाना अजमल की पार्टी है AUIDF, उसको कम्युनल बोलती थी और उसके साथ चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन चूंकि अब AUIDF इतनी मजबूत हो चुकी है वहाँ पर, और कांग्रेस पूरे भारत में जिस तरीके से कमज़ोर पड़ रही है, अब खुद बढ़ के खुद जाके अब उनसे गठबंधन के लिए तैयार है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर आप अपने आप को साबित करते जाओगे तो जो आपको कम्युनल कह रहा है या लालचन लगा रहा है, कल को वो ही आके आपके पास गठबंधन करेगा। तो ज़रूरत है मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ निडर होके, बेखौफ होके, सिर्फ संविधान बचाने की या बीजेपी को हराने की सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन ये इसको थोप दिया गया है मुसलमानों के ऊपर, जिस वजह से बीजेपी खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करती है, जिससे बीजेपी को मुसलमानों को लगता है कि ये वाकई में हमारे खिलाफ है। जबकि गुजरात में अगर देखा जाए, गुजरात में 30 साल से बीजेपी है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पर सत्ता की। अगर हम 2002 के दंगे को निकाल दें तो वहाँ का जो मुस्लिम है काफ़ी मजबूत है आर्थिक तौर पे, एजुकेशन के तौर पे। रही बात दंगे की, दंगा सिर्फ बीजेपी ने नहीं करा। दंगे की अगर बात करेंगे तो भागलपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, और ये ऐसे तमाम दंगे हैं जो, अरे दिल्ली का दंगा जिसमें केजरीवाल, जो तमाम बड़े सेकुलर बनते हैं। तो दंगा आपको हर सरकार ने दिया है, हर पार्टी ने दिया है, लेकिन बीजेपी को एक खौफ के तौर पे दिखा के कि हाँ इन्होंने 2002 में दंगा किया था, उसको मोहरा बना के आपका वोट बैंक लेती रही है। मुजफ्फरनगर आपको याद होगा सपा की सरकार थी। दिल्ली का भी हाल ही में दंगा हुआ, केजरीवाल की सरकार थी जो सबसे बड़े सेक्युलर थे। भागलपुर आपको याद होगा, मेरठ आपको याद होगा, मुरादाबाद की ईदगाह वाला कांड याद होगा, जालियनवाला बाग से भी बड़ा कांड था जो जिसमें ईद के दिन नमाजियों पर गोली चलाई गई थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे तमाम दंगे हैं भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से, और ये सब कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए हैं, और जो दूसरी पार्टी थी रीजनल पार्टी, उनके दौर में रहते हुए हैं। लेकिन हमें सिर्फ डरा दिया गया है कि बीजेपी की सरकार से अगर गुजरात का 2002 का दंगा हटा दिया जाए तो वहाँ का मुसलमान काफ़ी बेहतर स्थिति में है। वहाँ पे बिजनेस में वो बढ़ा हुआ है, हर चीज़ से बढ़ा हुआ है। तो समझने की बात है कि या तो आपको अपनी लीडरशिप की तरफ जाना होगा या फिर इन लोगों से सवाल करना होगा कि आप हमारी आर्थिक बदहाली को दूर करिए, हमारी जो शिक्षा के तौर पे हमारी बदहाली है एजुकेशन में, उसको दूर करिए। आज़ादी के बाद सरकारी नौकरियों में जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन था वो 30+ था, आज वो 1% रह गया। ये सब सवाल पूछने पड़ेंगे, और अपनी लीडरशिप जब आप खड़ी कर लेंगे तो आपको वो सारे अधिकार मिलने खुद ब खुद चालू हो जाएंगे। वरना ये लोग इसी तरीके से कम्युनल बताकर आपको डराते रहेंगे और आपको लीडरशिप से दूर रखेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अगर ओवैसी बंगाल में जाते हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या यूपी में जो आने वाले चुनाव हैं उनमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें बताइए। और आप क्या सोचते हैं कि अपनी लीडरशिप खड़ा करना कहाँ तक सही है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।